नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बाबरी मस्जिद मामले में कांग्रेस का बड़ा बयान। कहा कि सीबीआई कोर्ट का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले और संविधान की भावना के विपरीत है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अनदेखी के विरोध में बड़ा आंदोलन झेलने को तैयार रहे सरकार, किसानों ने दी है भाजपा को चेतावनी। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि हाथरस में हुआ ऐसा कांड जिसके बाद सीएम योगी का इस्तीफा मांगे प्रधानमंत्री। कांग्रेस पार्टी ने बड़ी मांग कर दी है। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग यहां पर चल रही है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो हुआ उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। और रुक कर तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कांग्रेस ने कहा सीबीआई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले और संविधान की भावना के विपरीत। जी हां दोस्तों, ढांचा ध्वंस मामले में कांग्रेस ने भाजपा के दिग्गज नेताओं समेत सभी आरोपियों को बरी करने के सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले को संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रतिकूल बताया है। उसके मुताबिक सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल नवंबर में दिए गए फैसले की भावना के भी खिलाफ है। कांग्रेस ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है कि वे फैसले के खिलाफ उच्च अदालत में अपील करें। सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले के बाद कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि ढांचा ध्वंस मामले में सभी दोषियों को बरी करने का विशेष अदालत का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय व संविधान की परिपाटी से परे है। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ के 9 नवंबर 2019 के निर्णय के मुताबिक ढांचा गिराया जाना गैर कानूनी कृत्य था। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि विशेष अदालत ने सब दोषियों को बरी कर दिया है। यह निर्णय साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रतिकूल है। सुरजेवाला ने कहा कि पूरा देश जानता है कि भाजपा संघ व उनके नेताओं ने राजनीतिक फायदे के लिए देश व समाज के सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ने का एक घिनौना षड्यंत्र किया था। उत्तर प्रदेश की तत्कालीन भाजपा सरकार भी सांप्रदायिक सौहार्द भंग करने की साजिश में शामिल थी। यहां तक कि झूठा शपथ पत्र देकर सुप्रीम कोर्ट तक को बरगलाया गया। इन सब पहलुओं, तथ्यों व साक्ष्यों को परखने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने ढांचा गिराए जाने को गैर कानूनी कृत्य बताया था। कांग्रेस नेता ने कहा कि संविधान सामाजिक सौहार्द व भाईचारे में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति उम्मीद व अपेक्षा करता है। विशेष अदालत के इस तर्क विहीन निर्णय के विरुद्ध उत्तर प्रदेश व केंद्र की सरकार उच्च अदालत में अपील दायर करेंगी। इसमें बगैर किसी पक्षपात या पूर्वाग्रह के देश के संविधान और कानून का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट किया, जब न्याय नहीं किया जाता है तो सत्य के साथ खड़े लोगों के मन में आतंक बैठ जाता है, जबकि गलत करने वाले खुशी से झूमते हैं। जब फैसला सरकार को खुश करने के लिए दिया जाता है तो फैसला देने वाला अपार संपत्ति और तोहफों से नवाजा जाता है। आशंका है कि ऐसा बार बार हो। भारत जुडिशरी की जगह मोदी श्री की तरफ बढ़ रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अनदेखी के विरोध में बड़ा आंदोलन झेलने को तैयार रहे सरकार। जी हां दोस्तों, किसानों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर सरकार पर अनदेखी किए जाने के विरोध में बड़े आंदोलन को चेताया है। किसान संगठन द्वारा गांव कोटपुन्नू और आंधे चक में एक बैठक का आयोजन किया। किसान संगठन के घनीश्याम शर्मा की अगुवाई में आयोजित बैठक के दौरान किसानों ने अपने हितों को लेकर नारेबाजी भी की। शर्मा ने कहा कि एक तो सरकार को कृषि अध्यादेशों को वापस लेना होगा क्योंकि यह किसानों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा जो सीमांत किसान पिछले 7 दशकों से सीमांत इलाकों में खेती कर रहे हैं, हालांकि कई खेती सरकारी भूमि पर कर रहे थे जिनकी गिरदावरी भी उनके पास थी, लेकिन सरकार ने इस एंट्री को खत्म करवा दिया जिससे किसान एक तरह से बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसे में उन्हें खेती की अनुमति देनी चाहिए। यही नहीं, पूर्व में हुई फसलों की बर्बादी का मुआवजा भी आया है जिसे प्रशासन को जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार किसानों की अनदेखी जारी रखती है तो फिर बड़ा आंदोलन झेलने को भी तैयार रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस की बेटी को न्याय दिलाना है तो सीएम योगी का इस्तीफा मांगे प्रधानमंत्री। कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हुई पीड़िता का पुलिस द्वारा कथित तौर पर अंतिम संस्कार किए जाने को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा और कहा कि अगर हाथरस की बेटी को न्याय दिलाना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को योगी को पद छोड़ने के लिए कहना चाहिए। पार्टी ने इस मामले पर कथित तौर पर खामोश रहने को लेकर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी पर भी निशाना साधा और लोकसभा की सदस्यता से उनके इस्तीफे की मांग की। उल्लेखनीय है कि हाथरस की घटना में परिवार ने बुधवार को आरोप लगाया कि पुलिस ने पीड़िता का मंगलवार देर रात जबरन अंतिम संस्कार करा दिया। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, मां बाप से बेटी के अंतिम संस्कार का हक कैसे और क्यों छीना? मां को बेटी की अंतिम यात्रा के रीति रिवाज तक क्यों नहीं पूरे करने दिए? रात के अंधेरे में 2:30 बजे अंतिम संस्कार क्यों किया? योगी इस्तीफा दें। कांग्रेस
कांग्रेस प्रवक्ता और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देवी ने संवाददाताओं से कहा, उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से मंगलवार देर रात हाथरस की बेटी के साथ अन्याय किया गया है। अगर इस बेटी को न्याय देना है तो प्रधानमंत्री को अजय सिंह बिष्ट का इस्तीफा मांगना चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम अमरिंदर बोले, जरूरत पड़ी तो राज्य के कानून में संशोधन कर केंद्र के कृषि कानून से लड़ेंगे। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। पंजाब सरकार इन किसानों का समर्थन कर रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो उनकी सरकार विशेष विधानसभा सत्र बुलाकर राज्य के कानून में संशोधन करेगी ताकि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों से लड़ा जाए। सीएम अमरिंदर ने मंगलवार को कानूनी विशेषज्ञों से इस संबंध में सलाह भी ली है। मुख्यमंत्री किसान यूनियनों के साथ बैठक भी कर चुके हैं। किसानों के मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शीर्ष अफसरों से बैठक के बाद एडवोकेट जनरल अतुल नंदा को निर्देश दिए हैं कि वह इस संबंध में सभी सुझावों पर गौर करें। इसके लिए एक खास ईमेल आईडी agri.law@punjab.gov.in भी बनवाई गई है। इससे पहले सीएम ने इस मुश्किल समय में आंदोलनकारी किसानों को अपनी सरकार का पूरा समर्थन देते हुए उन्हें विधिवत नए कृषि कानूनों से लड़ने के लिए सभी संभव कानूनी और अन्य कदमों का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किसान प्रतिनिधियों से कहा, हम राज्य के संघीय और संवैधानिक अधिकारों पर केंद्र सरकार के हमले का मुकाबला करने और किसानों के हितों के लिए लड़ने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। अगर कानूनी विशेषज्ञ केंद्रीय कानून से लड़ने के लिए राज्य कानूनों में संशोधन की सलाह देते हैं तो ऐसा करने के लिए विधानसभा का एक विशेष सत्र तुरंत बुलाया जाएगा। बता दें कि 28 सितंबर को पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा था कि उनकी सरकार नए कृषि कानूनों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी। उन्होंने यह भी कहा था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI किसानों के असंतोष का फायदा उठा सकती है और सीमावर्ती राज्य पंजाब में गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश कर सकती है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में हाथरस बनेगा चुनावी मुद्दा, योगी के बहाने तेजस्वी ने एनडीए को घेरा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए घटना को बिहार चुनाव में मुद्दा बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हाथरस कांड को लेकर योगी सरकार के बहाने एनडीए पर हमला बोला है। तेजस्वी ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर एनडीए को खारिज करने की मांग रखी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है, जघन्य ने हाथरस से सामूहिक कांड में सरकार, पुलिस प्रशासन और न्याय व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने अपने स्त्री और दलित विरोधी चरित्र को एक बार फिर रेखांकित किया है। देश समझ चुका है कि बेटी बचाओ एक चेतावनी थी। बेटियों से अगर प्यार है तो एनडीए का तिरस्कार करना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, बीजेपी को झटका देगी एलजेपी, प्रवक्ता बोले 143 की लिस्ट है तैयार, चिराग करेंगे अंतिम विचार। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी इस बात पर विचार विमर्श कर रही है कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की पेशकश को स्वीकार किया जाए या फिर 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की अपनी योजना पर आगे बढ़ा जाए। एलजेपी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता लगातार दबाव बना रहे हैं कि चुनावी मैदान में अकेले ही उतरा जाए। हालांकि चिराग पासवान द्वारा जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार की कड़ी आलोचना के बाद भी एलजेपी के गठबंधन में बने रहने की संभावना बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक भगवा पार्टी ने एलजेपी को गठबंधन में बने रहने के लिए 27 सीटों और 2 एमएलसी सीटों का प्रस्ताव दिया है। इधर एलजेपी के कई नेता लगातार जोर दे रहे हैं कि पार्टी विधानसभा चुनाव में 143 सीटों पर चुनाव लड़े। वैशाली से एलजेपी सांसद वीना देवी ने कहा कि हालांकि हम पार्टी अध्यक्ष के किसी भी निर्णय का पूरा समर्थन करेंगे, मगर पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम 143 सीटों पर चुनाव लड़ें। एलजेपी प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने द इंडियन एक्सप्रेस से बताया कि हमारे 143 उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार है, अब आखिरी फैसला पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान को लेना है। उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा के प्रस्ताव पर चर्चा की और अब अंतिम निर्णय लेने का समय है। चिराग पासवान ने मंगलवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। हालांकि एलजेपी के बुधवार तक किसी फैसले पर पहुंचने में देरी की संभावना है, क्योंकि पार्टी संरक्षक रामविलास पासवान को शल्य चिकित्सा की प्रक्रिया से गुजरना है। 3 चरणों में होने वाले चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आज लालू से मिलने आएंगे तेजस्वी, बिहार चुनाव के लिए प्रथम चरण के राजद प्रत्याशियों पर लगेगी मुहर। जी हां दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही रिम्स में इलाजरत राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद की व्यस्तता इन दिनों बढ़ गई है। सजायाफ्ता बंदी होने के बावजूद लालू प्रसाद राजद की स्टीयरिंग मजबूती से पकड़े हुए हैं ताकि पार्टी बेपटरी ना हो। सूचना मिली है कि तेजस्वी यादव बुधवार को अपने पिता लालू प्रसाद से मिलने आएंगे ताकि प्रथम चरण के लिए राजद प्रत्याशियों की सूची पर मुहर लग सके। इससे पूर्व
मंगलवार को बिहार के बहादुरपुर से विधायक और लालू प्रसाद यादव के करीबी भोला यादव रांची पहुंचे। उन्होंने लालू प्रसाद से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मिलने की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद भोला यादव ने एक बंद लिफाफा लालू प्रसाद तक भिजवा दिया। संभवतः उस लिफाफे में राजद के संभावित प्रत्याशियों की सूची है, जिनके नामों पर विचार के लिए ही उन्होंने इसे लालू प्रसाद के पास भिजवाया है। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण की अधिसूचना 1 अक्टूबर को जारी होगी। प्रथम चरण में कुल 71 सीटों के लिए चुनाव होगा, जिसमें 8 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्धारित है। तो करते हैं अगली खबर की तरफ। गुप्तेश्वर पांडे पर राउत ने फिर बोला हमला। अपने चुनावी लाभ के लिए महाराष्ट्र बिहार के लोगों को लड़ाना चाहते थे। जी हां दोस्तों, डीजीपी पद से वीआरएस देकर राजनीति में आए गुप्तेश्वर पांडे पर शिवसेना नेता संजय राउत ने फिर पलटवार किया है। संजय राउत ने कहा कि अपने चुनावी लाभ के लिए गुप्तेश्वर पांडे बिहार और महाराष्ट्र के लोगों को लड़ाना चाहते थे, वह भी तब जब वह बिहार के डीजीपी के पद पर थे। मुंबई पुलिस की छवि की खराब। संजय राउत ने कहा कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के राजनीति में आने पर कहा कि हमारी आपत्ति इस पर थी कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुंबई पुलिस की छवि खराब करने की कोशिश की। जब वह डीजीपी थे तब उन्होंने अपने लाभ के लिए पुलिस और दोनों राज्यों के लोगों के बीच दरार डालने की कोशिश की। यही नहीं, उन्होंने मुंबई पुलिस की छवि खराब की। बिहार में चुनाव लड़ने पर लेंगे फैसला। संजय राउत ने बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि बहुत लोगों की मांग है कि शिवसेना बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़े। इसको लेकर सीएम उद्धव ठाकरे से बातचीत होगी। अगर उनकी सहमति मिलती है तो शिवसेना बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ने पर फैसला कर सकती है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार इलेक्शन, रात के अंधेरे में शुरू हुई सियासत, आरएलएसपी के खेमे में मच सकती है भगदड़। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में टिकटों को लेकर चल रहे खींचतान के बीच आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के महागठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया है। लेकिन महागठबंधन से अलग होने बावजूद उनके पार्टी के नेता रात के अंधेरे में चुपचाप नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिल रहे हैं। बता दें कि आरएलएसपी के बड़े नेता माने जाने वाले माधव आनंद ने देर रात तेजस्वी से करीब 4 घंटे तक बातचीत की। इधर जब माधव आनंद ने इस संबंध में सवाल किया गया तो वो खींच गए और कहा कि उनके तेजस्वी से निजी संबंध हैं, इसलिए मिलने आए थे और तेजस्वी के साथ कॉफी भी पी है। ये बात उपेंद्र कुशवाहा को भी पता है। खैर, अब माधव आनंद के बाद इतनी सच्चाई है यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आधी रात इस तरह विपक्ष के नेता से मिलना कई सवाल खड़ा करता है। बता दें कि इसके पहले आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई नेता पार्टी छोड़ आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। बता दें कि आज ही उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी से अलग होकर बीएसपी के साथ नया मोर्चा बनाया है और नए मोर्चे के गठन के साथ ही उपेंद्र ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की बखिया उधेड़ी थी। वहीं दूसरी ओर रात के अंधेरे में आरएलएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का नेता प्रतिपक्ष से यूं कॉफी पर मिलना पार्टी के अंदर भगदड़ के संकेत दे रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में हाथरस बनेगा चुनावी मुद्दा, योगी के बहाने तेजस्वी ने एनडीए को घेरा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए गैंगरेप और मर्डर की घटना को बिहार चुनाव में मुद्दा बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हाथरस कांड को लेकर योगी सरकार के बहाने एनडीए पर हमला बोला है। तेजस्वी ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर एनडीए को खारिज करने की मांग रखी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है, जघन्य ने हाथरस से सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड में सरकार, पुलिस प्रशासन और न्याय व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने अपने स्त्री और दलित विरोधी चरित्र को एक बार फिर रेखांकित किया है। देश समझ चुका है कि बेटी बचाओ एक चेतावनी थी। बेटियों से अगर प्यार है तो एनडीए का तिरस्कार करना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अध्यादेश लाने की तैयारी, केंद्रीय कृषि कानूनों में संशोधन के लिए राजस्थान में अध्यादेश ला सकती है गहलोत सरकार। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कृषि कानून को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की कोर्ट से कांग्रेस शासित राज्यों को लिखे पत्र के बाद अब राजस्थान में गहलोत सरकार भी सक्रिय हो गई है। सोनिया गांधी का पत्र मिलने के बाद अब गहलोत सरकार केंद्रीय कृषि कानूनों में संशोधन के लिए रास्ते तलाश रही है। सूत्रों के मुताबिक इसे लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर पर चर्चा भी शुरू कर दी गई है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है, लेकिन गहलोत सरकार इन कानूनों में बदलाव के लिए अध्यादेश ला सकती है। सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों को पत्र लिखकर कहा था कि कृषि राज्य का विषय है और राज्य सरकारों को इनमें संशोधन पर विचार करना चाहिए। गौरतलब है कि बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ने इन कृषि कानूनों के विरोध को बड़ा मुद्दा बना लिया है। देश भर में कांग्रेस शासित राज्य इन कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर विरोध पखवाड़ा मना रहे हैं। राजस्थान में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इन कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्रा को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप चुके हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी प्रदेश भर में इन कानूनों के विरोध में प्रदर्शन आयोजित करने का कार्यक्रम रखा गया है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मोदी सरकार के कृषि विधेयकों को राजस्थान में लागू न करने के कांग्रेस के फैसले पर और नया कानून बनाने के निर्णय पर आश्चर्य प्रकट किया है। राठौड़ ने कहा
कि किसानों के दम पर दशकों तक शासन करने वाली कांग्रेस ने किसानों के कल्याण के बारे में कभी भी नहीं सोचा है। 10 साल से ज्यादा समय तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में रखने वाली कांग्रेस अब जब देश में किसानों लागत का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना प्रारंभ हो गया तो कांग्रेस को दिक्कत है। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का यह निर्णय कि राजस्थान सहित कांग्रेस शासित प्रदेशों की विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार के किसान के हित में लाए गए विधेयकों को रोकने का निर्णय करना न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए आत्मघाती होगा बल्कि देश के किसानों की खुशहाली का मार्ग रोकने में कांग्रेस पार्टी का गलत कदम साबित होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कंगना रनौत को लेकर बिहार से बड़ी खबर। धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के आरोप में मुकदमा, सुनवाई कल। जी हां दोस्तों, अपने बयानों के लिए सुर्खियों में बनी बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ बिहार के सारण जिले में मुकदमा दाखिल हुआ है। यह मुकदमा छपरा के भगवान बाजार थाना के रतनपुरा मोहल्ला निवासी और राष्ट्रीय यादव सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार उर्फ राकेश यादव ने दर्ज कराया है। इसमें कंगना के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अपने एक ट्वीट के जरिए धार्मिक भावना को ठोस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। मुकदमा करने वाले राकेश कुमार ने अपनी शिकायत में कहा है कि कंगना ने एक आपत्तिजनक पोस्ट ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि जैसे श्री कृष्ण की नारायणी सेना थी वैसे ही पप्पू की भी अपनी एक चंपू सेना है जो कि केवल अफवाहों के दम पर लड़ना जानती है। उन्होंने खुद पर लगाए गए आरोप का हवाला देते हुए आगे लिखा कि अगर कोई यह सिद्ध कर दे कि उन्होंने किसानों को आतंकी कहा तो वे माफी मांगकर हमेशा के लिए ट्विटर छोड़ देंगी। राकेश कुमार के अनुसार इस ट्वीट से समाज व धर्म विशेष की भावनाएं आहत हुई हैं। यहाँ पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को पप्पू बताया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच अलग दिशा में चले गई, शरद पवार। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच अलग दिशा में चली गई है। सोलापुर जिले के पंढेरपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पवार इस मामले में सीबीआई की जांच में प्रगति के बारे में सवाल उठाते दिखे। इस मामले की शुरुआती तफ्तीश मुंबई पुलिस ने की थी। पवार ने शिवसेना सांसद संजय राउत और बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस के बीच पिछले हफ्ते हुई मुलाकात में किसी तरह के राजनीतिक मायने होने की बात को खारिज किया। शिवसेना के बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करने पर एनसीपी के एनडीए में शामिल होने के केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के सुझाव के बारे में पूछे जाने पर पवार ने कहा कि आरपीआई के प्रमुख को कोई भी ना संसद के अंदर और न संसद के बाहर गंभीरता से लेता है। सुशांत राजपूत के मामले पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, हो सकता है कि केंद्र सरकार को मुंबई पुलिस पर विश्वास नहीं होने की वजह से जांच अन्य एजेंसी को दी गई है। पवार ने कहा, उन्होंने मामले पर क्या प्रकाश डाला, हमने अब तक कुछ नहीं देखा। खुदकुशी अलग रखकर अजीब चीजें निकाल कर आ रही हैं। अब जांच अलग दिशा में चली गई है। उन्होंने कहा कि सच सामने आने पर चीजें साफ हो जाएंगी। वे जाहिर तौर पर ड्रग्स मामले में एनसीबी की जांच का हवाला दे रहे थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकारी नौकरियों में बड़ी गिरावट, केंद्र ने बीते साल के मुकाबले की सिर्फ 50% भर्तियां, राज्यों में भी बुरा हाल। जी हां दोस्तों, केंद्र और राज्य सरकारों की सरकारी नौकरियों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। मौजूदा वित्त वर्ष में हायरिंग 3 साल के निचले स्तर पर है। इस वित्त वर्ष के शुरुआती 4 महीनों की बात करें तो बीते साल के मुकाबले केंद्रीय नौकरियों का औसत 50% ही है, जबकि राज्य सरकारों की नौकरियों में भी पिछले साल के मुकाबले 60% ही भर्तियां हुई हैं। नेशनल पेंशन सर्विस के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में सरकारी नौकरियों में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। कोरोना वायरस के भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के कारण न केवल प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां जा रही हैं, बल्कि केंद्र और राज्य सरकारें भी नौकरियों में कटौती कर रही है। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 24% की गिरावट देखने को मिली थी। इस गिरावट को देखते हुए केंद्र सरकार ने केंद्रीय डिपार्टमेंट और मंत्रालयों को आने वाले कुछ समय में कोई नई नौकरी न निकालने का इंस्ट्रक्शन भी दिया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नेशनल पेंशन स्कीम में मौजूदा वित्त वर्ष में हर महीने सिर्फ 5,250 नए कर्मचारी जुड़ रहे हैं, जबकि 2019-20 में हर महीने सिर्फ 9,900 नए कर्मचारियां जुड़ रहे थे। 2018-19 में यह आंकड़ा 9,200 था और 2017-18 में यह आंकड़ा 11,000 था। इससे साफ है वित्त वर्ष 2020-21 में नेशनल पेंशन स्कीम में न्यू सब्सक्राइबर्स एडिशन में भारी गिरावट देखने को मिली है। मई से जुलाई तक का औसतन मासिक एडिशन सिर्फ 3500 था। 2020-21 में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों ने हर महीने 26,144 नई नौकरियां दी, जबकि 2019-20 में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों ने हर महीने औसतन 41,333 नई नौकरियां दी थी। 2018-19 में यह आंकड़ा 45,208 था। अगर इन 4 महीनों में व्हाइट कॉलर नौकरियों के जाने के आंकड़े को भी जोड़ लें तो स्थिति और गंभीर हो जाती है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष के मई से अगस्त तक लगभग 60 लाख इंजीनियर, फिजिशियन, टीचर, अकाउंटेंट और एनालिस्ट जैसे प्रोफेशनल्स कंपनी नौकरी गंवा चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
कोरोना वायरस के बाद चीन से फैली ये खतरनाक बीमारी भारत के लिए ICMR ने जारी की चेतावनी। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया में अभी भी कोरोना का कहर बना हुआ है। भारत, अमेरिका, ब्राजील, चीन जैसे देश कोरोना के सबसे बुरे दौर से गुजरे हैं। जहां एक तरफ अमेरिका और भारत में कोरोना का प्रकोप बना हुआ है, तो वहीं चीन में एक बार फिर नई बीमारी दस्तक दे रही है। चीन में फैली इस बीमारी को लेकर भारत अभी से सचेत हो गया है और इसे लेकर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इसे लेकर चेतावनी भी जारी की है। चीन में फैली इस नई बीमारी का नाम कैट क्यूब वायरस है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।